मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम वापस आ गए हैं हमारी सीरीज पर, यानी नीच भंग राजयोग पार्ट 4। उसके पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछला सप्ताह यानी जो 22 तारीख से हमने सेलिब्रेशन शुरू किया था, 22 तारीख की सुबह आपको जब वीडियो अपलोड करके दिया गया था सेलिब्रेशन का, जिसमें बर्थडे और यूट्यूब की तरफ से अवार्ड और 3 लाख मेंबर होने की तरफ से जो खुशी हमें मिली थी, वो सब के साथ मैंने इसको बांटा। और उस वीडियो को आपने जितना प्यार दिया, मेरे अभी तक के 300-400 जो वीडियो मेरे डले हैं, अप्रोक्सीमेट मुझे याद नहीं, 350 या 375 के अंदर अंदर कुछ है उसका आंकड़ा, उनमें मेरा सबसे बेस्ट वीडियो आप लोगों के द्वारा जो मुझे कमेंट और आप लोगों के द्वारा जो मुझे मतलब जो भी आपका मेरे प्रति जिस भी अंदाज में आपने प्यार व्यक्त किया, मेरे लिए इससे बढ़िया वीडियो नहीं हो सकता। मैंने उसको बनाया बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अक्सर बनाता हूं, लेकिन आपके कमेंट से, आपके लाइक से, या आपने जो मोहब्बत उसमें डाली है, आपने जो मोहब्बत मुझे उसमें अपने शब्दों के द्वारा बताई है, मेरे लिए पूरी जिंदगी ये ना भूलने वाला वीडियो बन गया है। और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं आप ही को देता हूं, और आप ही का ही योगदान ऐसा था उसमें कि ऐसा ये यादगार वीडियो बन गया। और अभी तक उसके लगातार कमेंट आ रहे हैं, कोई बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे बी, और आज जो अवार्ड मिला है उसकी मतलब कि आप जो तारीफें और जो मतलब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका बेहद तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों, वो दौर था, 22 तारीख हमने सेलिब्रेट करी। जिंदगी में पहली बार आप लोगों के साथ में इस तरह का मुझे करने का कुछ मौका मिला, वरना अकेले अकेले जन्मदिन मनाते आए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एक पल रहा। चलिए हम बात करते हैं नीच भंग राजयोग पे। तो सबसे पहले हम एक पिछला चैप्टर याद कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा याद भी हो जाएगा इस बहाने हमको, और कुछ याद भी आ जाएगा आपको जो मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, वो क्या याद दिलाना चाह रहा हूँ तो जरा हम देख लेते हैं। हमने ये चैप्टर उसमें देखा था और एक टास्क दी थी आपको कि अगर शुक्र यहाँ छठी राशि में हो और बुध अगर यहाँ 12वीं राशि में हो, तो ये दोनों परस्पर नीच होंगे और ये परस्पर एक दूसरे का नीच भंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये सवाल था। काफी लोगों ने इसका जवाब देने की कोशिश करी और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप हर बार टास्क को लेते हैं और उसका जवाब देते हैं कि इसमें वाकई में क्या हो सकता है। पर दोस्तों, इसका मजेदार आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हालांकि कई लोगों को शायद उम्मीद भी ना हो कि ऐसा भी कोई जवाब होता है या ऐसा भी कोई सवाल पूछते हैं क्या, तो मैंने ये चीज पहले ही वीडियो में क्लियर कर दी थी। हालांकि मुझे आज 10 से 15 दिन हो गए हैं उस वीडियो को अपलोड किए हुए। आप देख सकते हैं 107 नंबर चैप्टर कब अपलोड हुआ था, और मुझे अभी तक उसके सही जवाब की जो उम्मीद थी, जो तलाश थी, वो किसी ने नहीं दिया। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, नहीं दिया तो नहीं दिया, हो सकता है नहीं पता चला हो। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि ऐसा किसी की जिंदगी में या ऐसा किसी की कुंडली में हो ही नहीं सकता कि जिसमें शुक्र और बुध आमने सामने हो। कहीं पर भी पूरी कुंडली में, मतलब वर्ल्ड में ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें शुक्र और बुध आमने सामने हो। यकीन ना हो तो आप अपनी और अपनों की कुंडली या दुनिया में जिस किसी की भी कुंडली देखना चाहे तो देख सकते हैं। चाहे तो कुछ भी एंशिएंट टाइम डाल करके आप कोई कुंडली बना लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर में, ये कंडीशन आपको कभी भी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि नियम है, शुक्र, बुध और सूर्य तीनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। एक घर आगे, एक घर पीछे, या ज्यादा से ज्यादा 2 घरों तक का अंतर इनमें हो सकता है। इससे ज्यादा अंतर आपको इनमें नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं सूर्य को यहां मानूं तो शुक्र यहां हो सकते हैं, बुध यहां तक पहुंच सकते हैं या यहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि बिल्कुल आमने सामने हो जाए। यानी इनके बीच में मुश्किल से 2-3 घरों तक का डिफरेंस देखा गया है, इससे ज्यादा संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये सवाल बेबुनियाद है, इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ये आप लोगों का एक टेस्ट था कि
आसान आसान सवाल शायद सब लोग हल कर पाते हैं और वेरी इजी रहता है। और कई दर्शक तो ऐसे हैं जिन्होंने आदत बना ली है कि हाँ मैं कुछ पूछूंगा और आप उसका जवाब देंगे। तो तहे दिल से आपका नमन है, तहे दिल से आपका अभिवादन है कि आप इस प्रकार का टास्क लेते हैं और मतलब उसको पूरा भी करते हैं। चाहे जैसा भी उसका जवाब आप देते हैं अपनी तरफ से सही देने की कोशिश करते हैं और यहाँ आप उसको बिल्कुल ठीक देते भी हैं। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा मैंने उलझा के दिया था कि देखते हैं कितने लोगों को ये जानकारी होती है या कितने लोग इस बारे में कर पाते हैं। तो दोस्तों ये इसका जवाब था। अब हम आज शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें नीच भंग किस तरह से होगा देखते हैं। वो कौन सी अगली परिस्थिति है जिससे कि ये नीच भंग बनेगा। तो सबसे पहले बनाते हैं कुंडली। तो ये कुंडली आपके सामने, और आइए जानते हैं क्या कहता है आज का नियम। नियम है नीच ग्रह पर किसी उच्च ग्रह की दृष्टि। आप 3 नियम पढ़ चुके हैं, ये एक नया नियम है। यानी नीच ग्रह कहीं भी दिख गया और उस पर किसी भी प्रकार के किसी भी उच्च ग्रह की सिर्फ दृष्टि भी पड़ गई तो ये चीज यहां पर भंग हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। तो इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली। तो ये आपके सामने मेष लग्न, 1 नंबर का मतलब मेष लग्न से शुरू होना। अब 1 2 3 4 जैसे घर और वैसे ही इसमें ये अरेंजमेंट जमा हुआ होता है, इसलिए हमने यहाँ सेंटर के नाम लिख लिए हैं 1 4 7 और ये 10। तो अब देखते हैं कि क्या वो परिस्थिति बनती है जब इसके अंदर ये नीच भंग का नियम काम करेगा। तो दोस्तों अगर लग्न स्वयं उठ करके चौथे घर में चला जाए जहां 4 नंबर लिखा हो और मंगल यहां पर नीच हो जाते हैं, आप जानते हैं जैसा कि हम इसमें देख चुके हैं कि मंगल जो है कर्क राशि यानी चौथे नंबर राशि में नीच और 28 डिग्री तक नीच रहते हैं और उच्च भी रहते हैं 10वें नंबर की राशि में और 28 डिग्री तक। तो ये हम देख रहे हैं अगर यहाँ पे मंगल है मान लीजिए 20 डिग्री और इसी स्थिति में अगर शनि यहां पर है 7वीं राशि में तो यहां ये उच्च के हो जाते हैं। आप देख सकते हैं तुला में ये उच्च के हो गए। तो अगर मंगल का कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में नीच भंग नहीं हो रहा हो और ये एक सिचुएशन और हमको दिखे तो आप गिन सकते हैं शनि की दृष्टियां। शनि की जो दृष्टियां होती है वो क्रमशः 3 7 और 10 ये दृष्टियां होती है। तो तीसरी यहां, 7वीं यहां और 10वीं यहां। तो ये उच्च ग्रह 10वीं दृष्टि डालेंगे मंगल पर और मंगल नीचता से बाहर आ जाएंगे। यानी इस कुंडली में लग्न दोष से समाप्ति, नीच भंग राजयोग और इस घर के कारक या इस घर में जो भूमि भवन सुख सुविधाओं के मालिक है मंगल, वो इस घर को बढ़ोतरी करना शुरू करेंगे। यानी जातक को इस की दशा में और जो भी छोटी मोटी दशाएं आती है उसमें मंगल की वजह से अब फायदा दिखना शुरू होगा। बस शर्त यही है कि ये तो नीच होना ही चाहिए, मतलब जब भी नीच भंग बनेगा यानी 28 डिग्री तक हो और शनि की डिग्री लगभग 20 के अंदर अंदर होनी ही चाहिए। यानी आप मान के चलिए 20 डिग्री से पहले पहले अगर ये हुए तो निश्चित रूप से नीच भंग का फायदा इस इंसान को मिलेगा। तो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल पहले लगन में। अब देखते हैं दूसरा लगन। अगर दूसरा लगन है तो हम इन 5 घरों की बात करते हैं क्योंकि यहीं पर हमारा नीच भंग की जो हम कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं वो यहां हो जाएगी। देखिए किस तरह से और किसका। अगर छठे राशि में यानी कि 5वां घर जहां है और जहां 6 नंबर लिखा है तो यहां अगर शुक्रदेव नीच हो गए, आप देख सकते हैं शुक्र कन्या में नीच हो जाते हैं और राहु अगर लग्न में ही बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 यानी कि शुक्र का नीच भंग करने में राहु का यहां पे बहुत बड़ा योगदान होगा। ये इसका नीच भंग यहां पर कर देंगे। इसी परिस्थिति को थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। अगर यहां केतु अगर सामने है, चूंकि आमने सामने होंगे लेकिन अब यहां हम शुक्र को नहीं मान रहे क्योंकि वही कंडीशन आ गई आमने सामने वाली, ऐसे कभी नहीं होगा। शुक्र आसपास ही यहीं कहीं होंगे। अगर बुध 12वें घर में हो जाए तो 1 2 3 4 5 यानी कि केतु की 5वीं दृष्टि से नीच बुध का नीच भंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक सिचुएशन बनती है कि कुंडली में कहीं भी नीच ग्रह बैठा हो उस पर किसी भी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी नीचता में कमी हो जाएगी, नीचता भंग हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा लॉजिक, बहुत बड़ा सिंपल सा
फंडा है या सिंपल सा नियम है जिसको हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक आपके लिए आज नया नियम, या अब तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए अभी नियमों की बौछार हो रही है। आप एक एक नियम समझते जाइए ताकि आपको पता चले कि कुंडली में नीच भंग राजयोग किस प्रकार से होता है। एक बार अपनी कुंडली खोल करके आप देख सकते हैं कहीं यह परिस्थिति तो नहीं बन रही। अगर बन रही है तो निश्चित रूप से आपको इसका बेनिफिट मिलना प्रारंभ होगा। ध्यान रखने योग्य ये कुछ बातें कि ग्रह पावर में हो, यानी जो ग्रह अच्छी पावर में होगा वही नीच भंग करने में सक्षम होगा। यानी 0 से 2 डिग्री या 28 से 30 डिग्री के ग्रह कोई काम के नहीं, उनमें वो पावर नहीं होती कि वो किसी का नीच भंग कर सके। और दूसरा, उच्च ग्रह जो भी हो वो पाप प्रभाव से मुक्त हो, यानी कि उनको किसी प्रकार का पाप प्रभाव ना लगे, वो किसी का नीच भंग तभी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशंस है। और 6 यानी 6, 8, 12 और तीसरा घर, इनमें वो प्रभाव हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। ये एक सिंपल लॉजिक है। ये हर पार्ट में मैं बता रहा हूं आपको इस बात को कि इन घरों का विशेष ध्यान रखें। यहां अगर नीच भंग होता दिख भी जाए तो कोई फायदा नहीं है जब तक कि हमको कुछ और स्थितियां नजर ना आ रही हो। यानी कि विपरीत राजयोग अगर साथ में हो रहा हो तो हमें निश्चित रूप से फायदे मिलेंगे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ नीच भंग राजयोग के। बाकी कैसा लगता है आपको ये चैप्टर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हो सकता है यही सीरीज अभी मैं कंटिन्यू रखूं। मेरा उद्देश्य है लगभग 8 या 10 टॉपिक आपको इसके ऊपर मिलेंगे जो कि नीच भंग राजयोग को पूरी तरह से डिफाइन कर देंगे कि किस प्रकार से नीच भंग राजयोग हमारे जीवन में किन किन परिस्थितियों में और कौन कौन से ग्रह कैसी कैसी अरेंजमेंट में हो तब होता है। वो सारी चीजें लगभग कवर हो रही है। 4 पार्ट बन चुके हैं और आगे 4, 5, 6 जितने भी बनते हैं आप देखते जाइए और पूरी तरह से नीच भंग राजयोग को क्लियर कर लीजिए। आज का कोई सवाल आपसे नहीं पूछूंगा मैं, फिर भी उम्मीद करूंगा सिर्फ कि आप कमेंट करें। जो भी आपका सवाल हो, जो भी मन में आता हो, जो भी हो, खोल दो मन को और बता दो कि क्या आपको इसके अंदर फील होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और जो आप अभी तक कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्रिप्शन, ये किसी भी चैनल के लिए एक एनर्जी है और मेरा आपसे जुड़े रहने पर जो हमारा एक कनेक्शन है उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान है, ताकि लगातार सब लोगों तक ये चीज पहुंचती रहे। ये सबके लिए एक जरूरी चीज है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।